हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी 18 जून के थर्ड शिफ्ट का टोटल जीके का क्वेश्चन है। इस चैनल पर आपको 100% एनालिसिस कराया जाता है। इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। कुछ शिफ्ट में जो है क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने पर और जो वीडियो का एनालिसिस हो रहा है और जो कुछ अदर फैक्ट्स भी बताया जा रहा है, उसमें आपको काफ़ी जो आने वाले शिफ्टों में भाइयों का एग्ज़ाम है उसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी इज क्या होगा। तो पीसीबी का फुल फॉर्म बताना है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए किस सभा का गठन किया गया था। तो 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए आपको नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। और इसके बारे में जानते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के कौन थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के थे आपको महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, सशक्त सेना चिकित्सा सेवा यानी DGA-FMS की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आपको सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को 46वें DGA-FMS के रूप में पदभार ग्रहण किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। DGA-FMS सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्पावर्ड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। अगर सेना के बात कर ले तो अगर केवल सेना का बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है और वह किस पार्टी से संबंधित हैं। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री आपको सुरिंदर कुमार चौधरी है। कौन है? सुरिंदर कुमार चौधरी है, जो आपको JKNS पार्टी से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। इसके बारे में देख लेते हैं, कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत को जो ऑप्शन में दिया था उसमें से आपको एक ये दिया था, तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता बढ़ती है, ठीक है। तो सही तथ्य इसके बारे में हम जानते हैं। सही तथ्य है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता क्या है? घटती है। तो यही कथन जो था आपको गलत था, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। धात्विकता कब बढ़ती है? ऊपर से नीचे जाने पर, और बाएं से जाने पर धात्विकता जो है घटती है। अगला क्वेश्चन दिया था कि 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था। तो 1857 की क्रांति में बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं और विद्रोही गतिविधियों को जोड़ने का श्रेय मुख्यतः नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को। नाना साहेब ने बिठूर को क्रांति का केंद्र बनाया था और वहीं से तात्या टोपे
अजीमुल्ला खां आदि के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई गई, जो कानपुर, लखनऊ और दिल्ली तक फैली। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार का संयुग्म है? तो NH3 अमोनिया एक क्षार है, और जब यह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तो यह NH4 अमोनिया आयन बनाता है, जो इसका संयुग्म अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूरसंचार को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो दूरसंचार को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना आपको 1997 में की गई थी। विशेष रूप से 20 फरवरी 1997 को TRAI की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको इसका वर्ष क्या है 1985 से 90 है। सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो हाल ही में जो आयुध कारखाना दिवस आपको कोलकाता के पास कोसीपुर में आयोजित किया गया था, और यह किस तारीख को हुआ था? आपको 18 मार्च को यह हुआ था। कहां पर? कोलकाता के पास कोसीपुर में। यह दिवस भारत में पहली बार आयुध फैक्ट्री के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 18 मार्च 1802 को यह शुरू हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, In which season of Congress was the demand for establishment for higher administrative posts? कांग्रेस के किस अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई थी। यही आपसे बात कर ले कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको 1885 में, और कहां पर? बंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया था? तो हरित क्रांति से पहले भारत में गेहूं की आपूर्ति के लिए अमेरिका द्वारा PL यानी पब्लिक लॉ 480 स्कीम चलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा PL, पब्लिक लॉ 480। और कहां पर? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। इस योजना के तहत 1965 से 66 में भारत ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में गेहूं आयात किया था, जिससे देश की खाद्यान्न समस्या को तात्कालिक राहत मिली थी। अगला क्वेश्चन दिया है, शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है? तो शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा जो है मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कहां से होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और इसके बारे में जानते हैं, भारत में शीतकाल के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सक्रिय रहती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभों को लाती है, और उनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गद्दी जनजाति जो आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या था? तो इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ये आपका था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी। और इसके बारे में जानते हैं, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 मार्च 2025 को किया था। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है? यह पिछला वीडियो भी हमने बताया था। बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है? तो बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। और सम्राट अशोक द्वारा दिया गया धम्म मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक आचरण से संबंधित है। इसमें अहिंसा, सत्य, दया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांत शामिल है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज्य में धम्म का प्रचार किया। यह भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया? तो आपको सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन दिया है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से सही कथन बताना है। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? तो बाकू अजरबैजान यानी अजरबैजान की जो राजधानी आपको बाकू है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक की आयोजित हुई थी। ठीक है, यह सम्मेलन आपको 11 से 22 नवंबर 2024 तक हुआ था, जिसमें आपको जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसका आप डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका आप डेट भी याद रखिएगा और राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यानी सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम इज ए नॉवल बाय उपन्यास, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको अतिया हुसैन के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, अतिया हुसैन। और यह कब प्रकाशित हुआ था आपको? तो 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ठीक है, आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज। इसके निर्देशक कौन थे? किरण राव हैं। इसके निर्देशक किरण राव है। और इसके बारे में जानते हैं, ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? ये अगला शिफ्ट में पूछ भी सकता है कि ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म भारतीय फिल्म कौन सी थी आपको? तो महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया थी। कब? 1957 में यह हुई थी। उसके बाद इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि अभी तक 10 भारतीयों ने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से भानु अथैया ने 1982 में गांधी फिल्म के लिए पोशाक डिजाइन श्रेणी के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ए.आर. रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। केवल 3 भारतीय फिल्में मदर इंडिया 1958, सलाम बॉम्बे 1989 और लगान 2001 ने ऑस्कर पुरस्कार के नामांकित अंतिम सूची में जगह बनाई थी। ये 3 फिल्में कौन कौन? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। अगला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित करने की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वही आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कलकत्ता में कब हुआ था आपको? 1886 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में आपको? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन दिया है, 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था आपको? तो पौंडीचेरी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है या जरूरत पड़ने पर नए चुनाव कराए जा सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने वाले किसी अन्य सदस्य को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आपको फ्रांस के मार्सिले शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो फ्रांस के मार्सिले शहर में। अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, होने वाला है, उसमें काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आपको क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ है, और कहाँ पर? जापान में। इसके बारे में हम जानते हैं, जापान में इसको 11 दिसंबर 1997 को क्या अपनाया गया था। ठीक है, और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया। तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2021 और 22 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु 2021-22 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को मिला, जो 8वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार उनको दिया गया। बात कर लेते हैं पहले का, कि पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले का, तो प्रथम एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार द्विवार्षिक 2004-05 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार 27 अक्टूबर 2005 को प्रमुख पोल्ट्री वैज्ञानिक डॉक्टर गेंदालाल जैन को प्रदान किया गया था। किनको? डॉक्टर गेंदालाल जैन को प्रथम स्वामीनाथन पुरस्कार 2004-05 के लिए 27 अक्टूबर 2005 को। और जानते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन को सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण मिला और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगर वही बात कर लेते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है आपको, इपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है। इपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है? आपको शिलालेखों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक सेल कंपनियों के स्टॉक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। तो अक्टूबर 2024 तक सेल कंपनियों के स्टॉक में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है आपको 65% है। वही बात कर लेते हैं इसके पिछले 2021 और 22 में जो है सेल कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी, आपको 75% था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का अंत, काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था। तो काकतीय वंश का अंत जो आपको तुगलक वंश ने किया था 1320 से 1413। ठीक है, किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस वंश ने? यानी तुगलक वंश ने और गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन जानते हैं, रीट प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद आपको 32 हो जाएगा। और वही पूछ दे आपको हाई कोर्ट द्वारा, तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा। रीट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। रीट न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है।
न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के कितने प्रकार हैं? तो न्यायालय द्वारा जो रिट जारी करने का प्रकार है आपको 5 प्रकार है। पहला है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है निषेधाज्ञा और पांचवा है अधिकार परीक्षण। ठीक है, अधिकार परीक्षण। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यों का विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। तो आपको अनुच्छेद 159 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 159। बाकी सब के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 168 में आपको राज्यों के विधान मंडल का गठन है, अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है उसमें। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी आपको प्रभावती गुप्ता थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी और दूसरी कुबेर नागा था। उनका बेटा का नाम था कुमार गुप्त या गोविंद गुप्ता। उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त का फादर का नाम क्या था? समुद्रगुप्त, और उनकी माता का नाम दत्ता देवी था। अगला क्वेश्चन है, एमपीलेट्स योजना किससे संबंध है? ठीक है, एमपीलेट्स योजना जो है आपको किससे संबंधित है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जब हुआ था आपको 23 दिसंबर 1993 को शुरुआत हुआ था। इस योजना के द्वारा संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय जरूरत के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकता है। और इसकी जो राशि होती है आपको कितनी होता है? 5 करोड़ होती है। ठीक है, इसकी राशि 5 करोड़ होती है। और इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको? 23 दिसंबर 1993 को। इसका संबंध है आपको संसद सदस्यों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपी की शॉर्ट कुंजी क्या है? कॉपी और पेस्ट का शॉर्ट कुंजी क्या है आपको? तो कंट्रोल प्लस सी, इससे क्या होगा आपको? कॉपी होगा। कंट्रोल प्लस भी क्या होगा? पेस्ट होगा। और कंट्रोल प्लस एक्स, ये दोनों कट एंड कॉपी दोनों हो सकता है। तो इस फैक्ट को भी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? किस मिट्टी को आपको रेगुर मृदा बोला जाता है? तो आपको काली मिट्टी को है रेगुर मृदा बोला जाता है। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में आपको किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी ही पाई जाती है। और एक इसको भी ध्यान में रखिएगा, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आपको काली मिट्टी है। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन दिया है, उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया था आपको बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, आयरन। ठीक है, तो इसमें से आपका बॉक्साइट जो है इन सब जिले में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो पश्चिमी भारत की एलिफेंटा गुफा को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, एलिफेंटा गुफा को। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? धारापुरी गुफाएं। इसका अन्य नाम है धारापुरी गुफाएं। अगला दिया है, HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है आपको राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है, और ये कहाँ पे आपको? उड़ीसा में है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो दुनिया का पहला हवाई अड्डा आपको कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है, और यह किस राज्य में है? दक्षिण राज्य केरल में है आपको। विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपको? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 14 जुलाई 1967 को इसको स्थापित किया गया था। इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दिया था? तो आपको मंजूरी दिया था 2003 में, नवंबर 2003 में इसको मंजूरी दिया गया था। और इसका लॉन्च डेट कितना था? 22 अक्टूबर 2008 को। और रॉकेट कौन सा था? PSLV एक्सेल C11। ठीक है, वही बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 2 का जो डेट था, लॉन्च डेट आपको 22 जुलाई 2019 को, और लैंडिंग था आपको 22 सितंबर 2019 को। रॉकेट कौन सा था? GSLV मार्क 3M1। लैंडर का क्या नाम था आपको? लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था आपको प्रज्ञान। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उदाइन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी? तो उदाइन ने मगध की राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। कहाँ से? राजगिरी से पाटलिपुत्र। उदाइन हर्यक राजा अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने आपको सिंध मिले हैं, और मिला है आपको लोथल गुजरात में। और ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन में देगा आप, कोई मार दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन आपको हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपको ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को। वर्तमान में ये कौन से हैं? 26वें हैं। इसके पहले कौन थे? पहले थे 25वें, यानी राजीव कुमार थे, जो 15 मई 2022 से 17 फरवरी 2025 तक थे, कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो मानव शरीर वृद्धि के लिए आपको अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जो है जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिया है WPL 2025 का फाइनल किसने जीता? तो WPL 2025 का फाइनल जो है आपको मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। ठीक है, कितना रनों से? 8 रन से हराया था इसको। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। और वही आपसे बात कर ले कि महिला प्रीमियर लीग जो है ये कौन सा सीजन था? तो ये आपका तीसरा सीजन था। ठीक है, तीसरा। और ये बात करेगा आपसे, शायद आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है आपसे कि टूर्नामेंट कितने स्थानों पर खेला गया था? तो टूर्नामेंट जो आपको 4 स्थानों पर खेला गया था, जिसमें बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा था। इसमें आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि WPL 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो WPL 2025 का फाइनल मैच आपको मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था। इस टोटल फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो MK संजय मूर्ति उन्होंने कौन है? MK संजय मूर्ति। MK संजय मूर्ति जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया, और यह भारत के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। ठीक है, भारत के 15वें, ये भी ध्यान रखिएगा, 15वें। वह किसकी जगह लेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे वो। अब वही बात कर लेते हैं कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है?
पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पूर्वी तट रेखा जो बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को जुड़ी हुई है। इन सब जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको दो दिया होगा, उड़ीसा और तमिलनाडु, इस टाइप से दिया होगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, इसमें और जानते हैं। गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसकी लंबाई कितनी है आपको? 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई आपको 1600 किलोमीटर है। वही वो तो बात हो गई आपको पूर्वी तट का। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी तट रेखा वाले राज्य कौन कौन है। तो पश्चिमी तट रेखा वाला राज्य है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य से जुड़ती है, ठीक है। केरल राज्य से जुड़ती है। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिकाई का विद्रोह कहाँ हुआ था? पिकाई का जो विद्रोह है कहाँ हुआ था? तो पहले जानते हैं कि पिकाई का विद्रोह था क्या। पिकाई का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइक का उड़ीसा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा चलाया गया था। 1817 में बक्सी जंगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में यह विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सबको पिकाई का विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। और वही पूछ देगा कि कब हुआ था, तो 1817 में, ठीक है, 1817 में। और जान लेते हैं इसके बारे में। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत, ये भी शायद आने वाले सीटों में पूछ सकता है आपको कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। तो 1914 से 1920 के बीच में। कहां पर? तो भारत के छोटा नागपुर यानी झारखंड में हुआ था। यह आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। किस जनजाति के लोगों द्वारा? उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल और रोड इनिशिएटिव BRI में हटाने का फैसला किया है? तो फरवरी 2025 को पनामा ने चीन बेल एंड रोड इनिशिएटिव BRI हटाने का फैसला किया है। यह पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया था। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पनामा, ठीक है, पनामा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में दक्षिणी अमेरिकी देश ने 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने की घोषणा की है? इसमें शामिल होने की घोषणा की आपको कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने 1825 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। कब हुआ था? 1825 में। जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। और इसके बारे में जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1814 में। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, जो बाद में 1828 में ब्राह्मण समाज के रूप में वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 97वें संविधान संशोधन के तहत आपको एक नया भाग 9B जोड़ा गया है, ठीक है, जिसका शीर्षक सरकारी समितियां है। इसके साथ ही अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया है, जो सरकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43B, ठीक है, 43B। किसने अनुमति दी कि भारत में अंतरजातीय विवाह को कंटिन्यू रूप से अनुमति है? पंडित रमाबाई या राजा राम मोहन राय, ये दिया गया था। इसके बारे में हम जानते हैं।
भारत में अंतर्जातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। वह सती प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ थे। वह अंतर्जातीय है। ठीक है, वो अंतर्जातीय विवाह होती है। विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। पंडित रमाबाई भी एक समाज सुधारक थे, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों की शिक्षा के लिए काम किया था। तो पंडित रमाबाई जो है वो महिलाओं के मुख्य रूप से अधिकारों और शिक्षा के लिए बात किया था, लेकिन ये जो राजा राम मोहन राय है वो अंतर्जातीय विवाह को कंटिन्यू रूप माने कानूनी रूप से अनुमति देने का ये काम किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इनमें कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? इनमें कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, भोजन का पाचन उदाहरण है, पौधा का प्रकाश संश्लेषण उदाहरण है, किण्वित अंगूर, ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया था लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जो एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का जलना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? तो आपको ऑप्शन दिया था दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सीधी जैसी आकृति एवं अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सीधी जैसी आकृति एवं अलंकृत प्रवेश द्वार को आपको विमान या कलशम कहा जाता है। विमान या कलशम। अगर वही बात कर ले कि दक्षिण भारत में मंदिरों के परांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के परांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को आपको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। इस दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, शायद हो सकता है कि आने वाले सीटों में रिपीट भी हो। प्राचीन काल में भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। यह राज्य को कई जिलों में विभाजित करता था जिन्हें विषय या प्रदेश कहते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य या प्रांत। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम होना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया था। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन 81 में 156 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटों पर जीत मिली। तो आपको जेएमएम पार्टी की सरकार है, वहां पर जेएमएम पार्टी की सरकार है। भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? आपको अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी दर है आपको 5.1। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.1। इससे पहले शायद था आपको 3.1 करीब में, 3.1 करीब में। अगला क्वेश्चन दिया है, जब नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। लैंगिक और समानता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? लैंगिक और समानता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान आपको 102 रहा है, 102। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो अनुच्छेद 32 में यही आपको प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने में अधिकार
देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो साबरमती नदी का जो है उद्गम आपको अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के उदयपुर जिले में तेपुर गांव के पास होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन दिया था कोसी, गंडक, घाघरा एवं महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो पहले हम ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। अगर वही आपसे पूछते हैं कि ऊर्जा कौन सी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, और ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? आपको जूल होता है। ऊर्जा का ऐसी मात्रा जूल होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। वही बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। और इसका विभाजन जो है किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, और शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी आपको है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पहले 900 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पालीगर का विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? पालीगर का विद्रोह जो है आपको किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। वही बात कर लेंगे कि 1799 से 1805 के बीच तिरुनेलवेली और डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र में यह हुआ था। वहां का क्षेत्र आपसे पूछ देगा तो आप इसको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसको टच कर सकते हैं। आप पूछेगा कब? तो 1799 से 1805 के बीच में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपको बांगर का नाम से जाना जाता है। अगर वही बात कर लेगा कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, झारखंड में इनमें से कौन सा अभयारण्य है? झारखंड में इनमें से कौन सा अभयारण्य है? तो झारखंड में कई वन्य जीव अभयारण्य, जिनमें से कुछ आपको प्रमुख नीचे बताया गया, जिसमें है बेतला, दालमा, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और पलामू वन्य जीव अभयारण्य। आपको ऑप्शन में दिया था पलामू वन्य जीव अभयारण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन किया जाता है? अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो अभिधम पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। यह बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या करता है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला जो है आपको यात्री ड्रोन कौन सा है? तो यात्री ड्रोन है आपको वरुण। ठीक है, यह ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 35 किलोमीटर तक जा सकता है और इस ड्रोन में 130 किलो का वजन या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा और इसकी समय सीमा जो है 25 से 33 मिनट तक का है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है?
तो केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना जो आपको केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो कोन्याक जनजाति जो आपको नागालैंड राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बुक लीवर किसने लिखा है? तो बुक लीवर आपको किसने लिखा है? तो एमिली हेनरी ने लिखा है। किसने? एमिली हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्यशील युवा का सामान्यता आयु ग्रुप क्या होता है? कार्यशील युवा का सामान्यता आयु ग्रुप क्या होता है आपको? तो इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा जो है 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। ठीक है, हालांकि कार्यशील आयु वर्ग आपको 15 से 64 वर्ष तक होता है। ठीक है, कार्यशील आयु जो है 15 से 64 वर्ष तक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोर को 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य संगठन है आपको 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को रूप में परिभाषित करता है। तो आपको बात किया कार्यशील युवा का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 64 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर पथ मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तर पथ मार्ग जो आपको किसको जोड़ता है? तो उत्तर पथ मार्ग प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता है। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब और तक्षशिला। यही बात कर रहे थे कि यह मार्ग मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीपों से भी जोड़ता है। यह मार्ग मध्य एशिया को भारतीय महाद्वीप से भी जोड़ता है। इन दोनों में से जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के 19 के फर्स्ट के ई में आपको यह प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो हमने रिट के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसमें जाकर देख भी लीजिएगा। ठीक है, रिट कितने प्रकार के होते हैं? आपको 5 प्रकार के होते हैं, उसमें सारा चीज बताया गया है। ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षण, ये सब सारा है, आप देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो आपको 32 कहा जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32। वही हाई कोर्ट का बात कर लेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत तो आपको भारतीय संविधान रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस दोनों बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो भारत में कृषि के लिए सिंचाई में भूजल कण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह कल सिंचाई का 67% हिस्सा होता है। इसके बाद नहर सिंचाई का स्थान आता है, जो देश की लगभग 26% भूमि की सिंचाई करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्वी घाट का मैदान कैसा है? तो पूर्वी घाट का मैदान आपको पूर्वी घाट क्षेत्रों में पहाड़ और विस्तृत तटीय मैदान दोनों की विशेषता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पावर विथ इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया आपको? तो आर बालू के द्वारा लिखा गया है आपको। पावर विथ इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बालू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष बेरोजगार हैं? 2025 के अनुसार आपको पूछा है कि सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष जो है बेरोजगार हैं। तो भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के पुरुषों की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। आपको कितना है? 13.8%। ठीक है, यह भी बात को ध्यान रखिएगा, 13.8%। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो आपको हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया था। आयोग का उद्देश्य मानव अधिकार को बढ़ावा देना था। ठीक है, और उनकी रक्षा करना। आयोग में 1 अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं। इसमें आपको पूछा है कि पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? इसमें पूर्णकालिक सदस्य जो आपको राइट आंसर हो जाएगा 5। इस बात को पे आप लोग ध्यान रखिएगा। डीम्ड सदस्य 7 होते हैं और एक जो होता है अध्यक्ष होता है।
और इस संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो हुआ था कब? आपको 1993 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। डेट के साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्ट क्या है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट आपको कंट्रोल प्लस क्या है? एस है, कंट्रोल प्लस एस। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदियु राह की उपाधि दी गई थी? तो मिहिर भोज जो प्रतिहार राजा थे उनको आदियु राह की उपाधि दिया गया था। वही पूछ दे आपको कि मिहिर भोज किसके भक्त थे? तो विष्णु के भक्त थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी आपको मदद मिल जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आपको क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ है। और कहाँ पर? जापान में। इसके बारे में हम जानते हैं, जापान में इसको 11 दिसंबर 1997 को क्या अपनाया गया था। ठीक है, और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया? तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2021 और 22 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु 2021-22 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को मिला, जो 8वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार उनको दिया गया। बात कर लेते हैं पहले का, कि पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले का, तो प्रथम एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार द्विवार्षिक 2004-05 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार 27 अक्टूबर 2005 को प्रमुख पोल्ट्री वैज्ञानिक डॉक्टर गेंदालाल जैन को प्रदान किया गया था। किनको? डॉक्टर गेंदालाल जैन को प्रथम स्वामीनाथन पुरस्कार 2004-05 के लिए 27 अक्टूबर 2005 को। और जानते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन को सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण मिला और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगर वही बात कर लेते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है आपको, इपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है? इपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है? आपको शिलालेखों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक सेल कंपनियों के स्टॉक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो अक्टूबर 2024 तक सेल कंपनियों के स्टॉक में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है आपको 65% है। वही बात कर लेते हैं इसके पिछले 2021 और 22 में जो है सेल कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? आपको 75% था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो काकतीय वंश का अंत जो आपको तुगलक वंश ने किया था 1320 से 1413। ठीक है, किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस वंश ने? यानी तुगलक वंश ने और गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन जानते हैं, रीट प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद आपको 32 हो जाएगा। और वही पूछ दे आपको हाई कोर्ट द्वारा, तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा। रीट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। रीट न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है।
न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के कितने प्रकार हैं? तो न्यायालय द्वारा जो रिट जारी करने का प्रकार है आपको 5 प्रकार है। पहला है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है निषेधाज्ञा और पांचवा है अधिकार परीक्षण। ठीक है, अधिकार परीक्षण। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यों का विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। तो आपको अनुच्छेद 159 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 159। बाकी सब के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 168 में आपको राज्यों के विधानमंडल का गठन है, अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है उसमें। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी आपको प्रभावती गुप्ता थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी और दूसरी कुबेर नागा था। उनका बेटा का नाम था कुमार गुप्त या गोविंद गुप्ता। उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त का फादर का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और उनकी माता का नाम दत्ता देवी था। अगला क्वेश्चन है, एमपीलेट्स योजना किससे संबंध है? ठीक है, एमपीलेट्स योजना जो है आपको किससे संबंधित है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जब हुआ था आपको 23 दिसंबर 1993 को शुरुआत हुआ था। इस योजना के द्वारा संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय जरूरत के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकता है। और इसकी जो राशि होती है आपको कितनी होता है? 5 करोड़ होती है। ठीक है, इसकी राशि 5 करोड़ होती है। और इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको? 23 दिसंबर 1993 को। इसका संबंध है आपको संसद सदस्यों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपी की शॉर्ट कुंजी क्या है? कॉपी और पेस्ट का शॉर्ट कुंजी क्या है आपको? तो Ctrl+C, इससे क्या होगा आपको? कॉपी होगा। Ctrl+V क्या होगा? पेस्ट होगा। और Ctrl+X ये दोनों कट एंड कॉपी दोनों हो सकता है। तो इस फैक्ट को भी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? किस मिट्टी को आपको रेगुर मृदा बोला जाता है? तो आपको काली मिट्टी को है रेगुर मृदा बोला जाता है। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में आपको किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी ही पाई जाती है। और एक इसको भी ध्यान में रखिएगा, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आपको काली मिट्टी है। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन दिया है, उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया था आपको बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, आयरन। ठीक है, तो इसमें से आपका बॉक्साइट जो है इन सब जिले में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो पश्चिमी भारत की एलिफेंटा गुफा को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, एलिफेंटा गुफा को। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? धारापुरी गुफाएं। इसका अन्य नाम है धारापुरी गुफाएं। अगला दिया है, HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है आपको राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ पे आपको? उड़ीसा में है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो दुनिया का पहला हवाई अड्डा आपको कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। और यह किस राज्य में है? दक्षिण राज्य केरल में है आपको। विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपको? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 14 जुलाई 1967 को इसको स्थापित किया गया था। इसरो के चंद्रयान-1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? इसरो के चंद्रयान-1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दिया था? तो आपको मंजूरी दिया था 2003 में, नवंबर 2003 में इसको मंजूरी दिया गया था। और इसका लॉन्च डेट कितना था? 22 अक्टूबर 2008 को। और रॉकेट कौन सा था? PSLV एक्सेल C11। ठीक है, वही बात कर लेते हैं चंद्रयान-2 का। तो चंद्रयान-2 का जो डेट था, लॉन्च डेट आपको 22 जुलाई 2019 को, और लैंडिंग था आपको 22 सितंबर 2019 को। रॉकेट कौन सा था? GSLV मार्क 3M1। लैंडर का क्या नाम था आपको? लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था आपको प्रज्ञान। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उदाइन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी? तो उदाइन ने मगध की राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। कहाँ से? राजगिरी से पाटलिपुत्र। उदाइन हर्यक राजा अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने आपको सिंध मिले हैं, और मिला है आपको लोथल गुजरात में। और ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन में देगा आप कोई मार दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन आपको हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपको ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को। वर्तमान में ये कौन से हैं? 26वें हैं। इसके पहले कौन थे? पहले थे 25वें, यानी राजीव कुमार थे, जो 15 मई 2022 से 17 फरवरी 2025 तक थे, कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो मानव शरीर वृद्धि के लिए आपको अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जो है जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।